नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण की इस विशेष श्रृंखला के 18वें उपाख्यान में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। इस उपाख्यान के तहत हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 2 का चैप्टर 8 देखेंगे और उसका ओवरव्यू लेंगे। परीक्षा संबंधी, परीक्षा जरूरी जो जो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में निहित है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे टाइटल आपको दृश्यमान है, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र और उसके साथ जो हमारी संरचना है यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ यह चैप्टर जुड़ा हुआ है। अगर ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस करें तो कंपैरेटिवली यह दो चैप्टर नंबर 8 एंड उसके बाद का चैप्टर नंबर 9 कंपैरेटिवली थोड़े सरल है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ आमतौर पे जो माहितियाँ दी गई है उसका स्वभाव आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से तथ्यात्मक है। तो यहाँ ऐसी चीज़ों को याद रखने में भी हमें सरलता रहेगी। साथ ही में ये बहुत ही जो है ऐसा सेक्टर है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बहुत ही मददरूप साबित हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे प्रश्नों से हम लोग हमारा जो मार्क है वो स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कवर में टाइटल आपको दृश्यमान इकोनॉमिक सर्वे 2021 जो आपको मालूम है, और तकरीबन हमने 17 लेक्चर में प्रति लेक्चर में एक एक अध्याय को देखने का प्रयास किया, उसका ओवरव्यू लेने का प्रयास किया है। आज बारी है लेक्चर 18 की और चैप्टर 8 की। देखिए, यह वॉल्यूम 2 का कवर पेज है और यहाँ उसके कंटेंट्स दिए गए हैं जिनमें हमें यहाँ आज इस चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है। ठीक है, और इसके तहत जो जो बिंदु है मैंने आपके लिए वो सरल कर दी है, चैप्टर क्लासिफिकेशन कर दिया है, ताकि हम पूरे चैप्टर को एक दृष्टि से देख सके और समझने का प्रयास कर सके कि यहाँ चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका अंत कहाँ है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो मुख्य ब्रॉड कैटेगरीज यहाँ हम लोग दे सकते हैं। द वन विल बी इंडस्ट्री एंड द अदर वन विल बी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री में भी फिर से उसके दो सब पॉइंट है। वन इज अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर एंड अदर टॉपिक्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक हम लोग स्कीम्स को देखेंगे जो कि आमतौर पर गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए लागू की जाती है। ऐसी स्कीम्स की घोषणाएं की जाती है, योजनाओं की। और साथ ही में यहाँ सेक्टरल ओवरव्यू लेंगे जिनमें कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स की बात करेंगे। वैसे तो कई सारे सेक्टर्स हैं, मगर यहाँ कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे जो परीक्षा दृष्टि से थोड़े रिलेवेंट हो। फर्दर अगर इसको एनालाइज करें तो इंडस्ट्री में देखें तो दो बिंदु है। एक है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हमें कई सारे पॉइंट्स देखने हैं, जैसे स्टेडी नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर या रिस्पेक्टिव सेक्टर, आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। देखेंगे ये चीज क्या है। जीसीएफ यानी कि ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, क्रेडिट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, सीपीएससी यानी कि सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का परफॉर्मेंस का जो है यहाँ मूल्यांकन भी किया गया है, उसको भी देखना है। और उसके बाद एफडीआई फ्लोज यानी कि जो प्रत्यक्ष विदेशी जो पूंजी है वो यहाँ आ रही है, तो इस सेक्टर में कैसे वो बाइफ्रिकेट हो रही है, कैसे क्लासीफाई हो रही है, वो भी यहाँ हमें देखना है। अदर टॉपिक्स में सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में देखना है हमें, एक स्टील देखना है, कोल, टेक्सटाइल, एमएसएमईज जो आज बहुत ही बड़े पैमाने पर अपना कार्य कर रहे हैं। और भारत में चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे वो नेशनल इनकम की बात हो, सारे क्षेत्रों में इन इंडस्ट्रीज का बहुत ही भारी योगदान है। तो यहाँ इनको भी थोड़ा नजदीक से देखेंगे। रही बात यहाँ स्कीम्स की, तो स्कीम में दो स्कीम्स महत्वपूर्ण है। एक है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि 2020-25 तक जो है उसकी अवधि है, और एक है रिवैम्प्ड वायबिलिटी गैप फंडिंग। देखेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या है, अपने आप में यह स्कीम ही है। और आगे हम लोग कुछ सेक्टर्स जैसे रोड है, सिविल एविएशन है, पोर्ट एंड शिपिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उनको यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर। अब एक एक बिंदु को यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे। सबसे प्रथम हमें देखना है शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इनकम। देखिए जीवी है यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड, सिंपली इट इज नोन एज नेशनल इनकम। तो यहाँ मैंने कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए नेशनल इनकम ही शब्द का उपयोग किया है। तो देखिए यहाँ अब यह सारी चीज़ों को नहीं देखना है वरना कंफ्यूजन होगा। मात्र और मात्र हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21 पे ही फोकस करेंगे, ओनली फाइनेंशियल ईयर 21। तो ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ इंडस्ट्री है और उसके चार कंपोनेंट है, नेमली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन। दीज आर द फोर मेजर कंपोनेंट्स विच अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर।
ठीक है, अब इनमें देखना है कि ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो वो है, उसका कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में है 25%, यानी कि अगर 100 नेशनल इनकम हुई तो उसमें से 25 रुपए तो मात्र और मात्र यहाँ इंडस्ट्री से ही आए हैं। अब अगर फर्दर इसके कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स के कंट्रीब्यूशन की बात करें टू अवर नेशनल इनकम, तो यहाँ हमें एक ग्राफ देखने को मिलेगा जो हमें कुछ माहितियां दे सकता है। देखिए यहाँ जो ग्रेइश कलर है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, जो सबसे ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग 14.5%। फिर उसके बाद दूसरे पायदान पर है कंस्ट्रक्शन 6.9% के साथ। तीसरे पायदान पर है इलेक्ट्रिसिटी, और आखिरी में चौथे पायदान पर है माइनिंग। ठीक है, तो यहाँ यूपीएससी और अन्य सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में ऐसे एनालिटिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इंडस्ट्री का तो कंट्रीब्यूशन देख लिया, वो तो एक प्रकार की तथ्यात्मक माहिती है, आजकल हमें गूगल भी दे सकता है, मगर ऐसा एनालिसिस जो है वो यहाँ ऐसे इकोनॉमिक सर्वे जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज से ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ, अब यहाँ से हम लोग इसे एक असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसे जो रख सकते हैं। द फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद दूसरा है कंस्ट्रक्शन, दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी विल बी थर्ड जो मैंने यहाँ लिखा है, एंड आफ्टर दैट माइनिंग विल बी फोर्थ। तो ये इंटरनल क्लासिफिकेशन है, ये हमें याद रखना है। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम तो 25%, 25-26% के करीब है, मगर उसके इंटरनल कंपोनेंट्स की बात की जाए, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन या आप कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी अन्य चीज़ें हो, तो यहाँ उनका भी हमें बाइफर्केशन दिया गया है। माइंड वेल, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा सब सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में किया जाता है, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने आप में एक ब्रॉड है, और बाकी के अन्य कंपोनेंट्स जो है उनका कद भी छोटा है और उनका कंट्रीब्यूशन भी छोटा है। ये बात रही शेयर की। आगे देखें तो हमें रेट ऑफ ग्रोथ देखना है कि किस गति से ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स इस सेक्टर के वे आगे बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग द होल सेक्टर। फिर से एक ही ईयर के ऊपर फोकस करेंगे, विच विल बी फाइनेंशियल ईयर 21। अब देखिए यहाँ इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी कम है। 2021 के वित्त वर्ष में -9.6%। इट इज ड्यू टू कोविड। ठीक है, कोरोना महामारी की वजह से स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन देखे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो बंद रही, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बंद रही, विच इम्पैक्टेड द ग्रोथ रेट ऑफ द एंटायर सेक्टर। तो यहाँ ओवरऑल इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ रेट है वो -9.6 है। फिर माइनिंग की बात करें तो वो -12.4 है माइनिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो -9.4 है, एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वही एक ऐसा सेक्टर है जो अपने आप में पॉजिटिव है। अन्यथा आप सारे अन्य सेक्टर्स और सब सेक्टर्स देख लीजिए इंडस्ट्री के, वहाँ सारे में नकारात्मक वृद्धि दर आ गया था ड्यू टू कोविड। मगर इलेक्ट्रिसिटी एक ही ऐसा कंपोनेंट था जो अपने आप में ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो इट गेन्ड द ग्रोथ, क्योंकि अगर हम घर में रहे या कहीं पर भी रहे, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, और आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो हम लोग वैसे ही डिजिटल इक्विपमेंट्स के ऊपर रिलायबल है जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की एक ही उसका सब सेक्टर ऐसा है इंडस्ट्री का जो अपने आप में सकारात्मक वृद्धि के साथ चल रहा था वित्तीय वर्ष 2021 में। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स है 4 जो हमें वैसे भी याद रखने चाहिए: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन। फिर आगे देखें तो अब देखना है कि आईआईपी और आईसीआई, जिसका जिक्र हमने देखा था चैप्टर क्लासिफिकेशन में, आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कई सारे सेक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, कई सारे, इसमें डिफेंस भी आ गया, एंटरटेनमेंट भी आ गया, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स भी आ गए, नॉन ड्यूरेबल्स भी आ गए। तो इन सारी चीज़ों को कैसे जो है नापा जाए, इनका कैसे मूल्यांकन किया जाए, तो इनके लिए एक क्लब बनाया है सरकार ने। अलग अलग सेक्टर में से या अलग अलग सेक्टर्स को चुनकर एक क्लब बनाया है और उनके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है, जिसे
IIP कहते हैं या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। इंडेक्स टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वास्ट इन इटसेल्फ। तो यहाँ कुछ एक सेक्टर्स को यहाँ लाकर उसको क्लब करके एक इंडेक्स का जो है एक इंडेक्स की गिनती या कैलकुलेशन किया जाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के IIP होते हैं। एक होते हैं सेक्टोरल क्लासिफिकेशन यानी कि क्षेत्रवार, और एक होते हैं यूज्ड क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूज। ठीक है, कैसे आप जो है उपयोग करते हैं किसी भी चीज का, उसके ऊपर वो चीज को वर्गीकृत किया जाता है। तो एक उस प्रकार से IIP आता है, एक आता है सेक्टोरल। दोनों के लिए यहाँ टेबल है हमारे पास, जिनको हम लोग थरली देखते चलेंगे। अगर सेक्टोरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट वन इज माइनिंग, विच इज 14.4% important, and the item contains in mining is 1। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आप देखिए उसका वेट कितना है, 77.6%। और टोटल नंबर ऑफ गुड्स जो है वो है 405 विच आर मेड या विच आर मैन्युफैक्चर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर हेडिंग। एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसको 8 महत्व दिया जाता है, 8%, और उसमें भी एक ही आइटम का निर्माण किया जाता है। तो कुल यहाँ इसका टोटल वेटेज 100 हो गया, और यहाँ टोटल आइटम्स जो है वो 407 हो गई। यहाँ याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग इज अ ब्रॉड सेक्टर विच इंक्लूड्स अप्रोक्सीमेटली ओवर 400 आइटम्स। फिर अगर यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो देर आर सर्टन पॉइंट्स एज लाइक प्राइमरी गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, and the weightage of each and every sector is also been disclosed here. Primary is weighted 34.05%, intermediate 17.22%, capital 0.8% या 0.8.22%, infra construction 12.34%, consumer durables 12.84%, and consumer non-durables 18.34%. So these are the two types of IIP and the concept of IIP. अब इस टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर में से जो 40% इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है जो अपने आप में महत्वपूर्ण हो भारतीय अर्थतंत्र के लिए और आगे के विकास व वृद्धि के लिए, उनको यहाँ 40% ऐसी इंडस्ट्रीज को यहाँ आइडेंटिफाई किया है एज ए कोर इंडस्ट्री, और उनका टोटल नंबर है 8। तो जो आपको यहाँ डायग्राम दृश्यमान है वो आपको दर्शाता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अपने आप में बड़ा सेक्टर है, मगर उनमें एक छोटा सेक्टर है वो है कोर 8 इंडस्ट्रीज का। वैसे ये इनके अंदर ही फॉल करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही आता है, मगर ये उसका एक छोटा भाग है जो अपने आप में यह 8 इंडस्ट्रीज से कोर का निर्माण होता है। देखिए यह कोर इंडस्ट्रीज है और उनका वेटेज है। फर्स्ट वन रिफाइनरी प्रोडक्ट 28%, इलेक्ट्रिसिटी 19.9%, स्टील 17.9%, कोल 10.33%, crude 0.9%, natural gas 6.9%, cement 5.4%, and fertilizer 2.6%. So these are the names you should be remembering. भले ही आपको वेट जो है अगर याद ना हो, मगर आपको कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शामिल होती है तो वो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। काफ़ी बार प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रश्न जो है वो पूछा भी गया है, तो ये आपका एक श्योर शॉट मार्क हो सकता है। फिर आगे देखें तो देखिए यह IIP एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट का यह ग्राफ है, और देखिए यह लॉकडाउन का पीरियड है। जो लाल रेखा है वो IIP की है, लाल रेखा जो है वो IIP की है, और जो ब्लू रेखा है वो कोर की है। तो अब देखिए IIP बड़ा सेक्टर है, बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ बना हुआ है, तो स्वाभाविक है कि उसमें जो डिक्लाइन देखने को मिलेगा वो ज़्यादा ही होगा। और कोर जो है वो चुनिंदा 8 इंडस्ट्रीज से बना है, 8 सेक्टर से बना है, तो उसका जो डिक्लाइनिंग ग्राफ है या डिक्लाइनिंग जो उसका सिनेरियो है वो अपने आप में लिमिटेड रहेगा, सीमित रहेगा। तो अब देखिए ये टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन कितना बड़ा है, और वहीं इन कंपैरिजन टू दैट कोर इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्शन छोटा है। तो ये यहाँ से देखना है, और यहाँ से एक ऐसा एनालिटिकल प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कोविड महामारी के दरमियान IIP के वृद्धि दर में ज़्यादा गिरावट आई या 8 कोर इंडस्ट्रीज के वृद्धि दर में ज़्यादा गिरावट आई। तो यहाँ से हमें
यह प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि 100% जो ओवरऑल आईआईपी है उसमें ज्यादा गिरावट आई इन कंपैरिजन टू आईसीआई। फिर आगे देखें तो हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखना है इंडस्ट्री में। जैसे हम सेक्टर वाइज देखता है, हमने एग्रीकल्चर का देखा, यहाँ इंडस्ट्रियल चैप्टर है तो यहाँ इंडस्ट्री का देखेंगे, सर्विस के चैप्टर में सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ अगर इसके ग्रोथ की बात करें, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के ग्रोथ की इस पर्टिकुलर सेक्टर के, तो 2018 में देखिए आप 1.2% था, वही 2019 में वो 17.5% हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा उछाल है और अपने आप में भारत के अर्थतंत्र के लिए सकारात्मक बाबत है। शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल जीसीएफ इन टोटल इकोनॉमी, यस, जो टोटल इकोनॉमी में क्रेडिट जनरेशन होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें इंडस्ट्रियल जीसीएफ का क्या जो है योगदान है वो यहाँ हमें देखने को मिलेगा। 2012 में 38% था, 2018 में 30% और 2019 में वो फिर से 32% हो गया है। यहाँ हमारे सामने एक ग्राफ भी है जो हमें दोनों के बारे में एक प्रकार से आइडिया देगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी ग्रोथ, जैसे यहाँ लिखा है ग्रोथ ऑन एलएचएस, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द contribution of the industrial contribution of GCF industrial to overall economy। पहले ग्रोथ का देख लेते हैं। देखिए यहाँ दो ही वर्ष देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 18 और 19 दोनों की ही बात करेंगे। देखिए यह 2018 का है जो कि 1.2% हमने देखा यहाँ, और वही आगे चल के हो गया 17.5%। सेम गोज विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट फॉर्मेशन टू टोटल क्रेडिट फॉर्मेशन। दो ही वर्ष देखेंगे 18 और 19। अगर 18 की बात करें तो लगभग 30 के आसपास, और वहीं 19 की बात करें तो लगभग 32 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर आगे देखें तो हमें क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर भी देखना है। अगर ग्रोथ की बात करें तो अक्टूबर 19 में 3.4% था, और वहीं अक्टूबर 20 में इट कॉन्ट्रैक्टेड टू -1.7%, एंड इट इज अ कोविड इफेक्ट। ये एक प्रकार की कोविड इफेक्ट है, ये हमें याद रखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। और यह जो गिरावट आई, भारी गिरावट, वो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स की वजह से आई। ऐसा नहीं कि सारे सेक्टर्स जो है वो क्रैश हो गए, मगर कुछ सेक्टर्स क्रैश हुए जिन्होंने पूरे के पूरे ग्रोथ को डिक्लाइन करवाया या डिक्लाइन किया। कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है, सीमेंट है, बेसिक मेटल है, एक्सेट्रा, यह सारी चीज़ों की जो खपत है वो लगभग शून्य हो गई थी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। चाहे वो इंजीनियरिंग एक्टिविटी हो, चाहे वो सीमेंट हो, या चाहे वो अन्य किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, बेसिक मेटल का प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें लगभग शून्यता हो गई थी, जिसकी बुरी असर यहाँ ओवरऑल इस सेक्टर के क्रेडिट फॉर्मेशन के ग्रोथ के ऊपर पड़ी है। या क्रेडिट फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, मगर एक प्रकार से जो बैंकिंग सेक्टर जो है वो जो क्रेडिट देता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इसमें गिरावट यहाँ देखने को हमें मिली है। फिर आगे देखें तो हमें परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देखना है। आमतौर पे काफ़ी सारी बार चर्चा में रहे हैं, क्योंकि अपने आप में ये लॉस मेकिंग होते हैं, इनएफिशिएंट है, और इनका जो परफॉर्मेंस है वो लगभग बहुत ही खराब है। तो काफ़ी सारी बार ऐसी दलीलें होती है कि क्या उसे प्राइवेटाइज करना चाहिए, क्या उसे सरकार जो है पकड़ के रख सकती है, या सरकार को छोड़ना चाहिए, इत्यादि चीज़ें। तो सरकार ने इसके लिए एक बड़ा सा एक रास्ता निकाला है, जो हम लोग यहाँ इस चर्चा में देखने वाले हैं। मगर अगर पहले से देखें, इंट्रोडक्टरी देखें, तो 1956 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बहुत ही वाइटल माना गया था, और तब हमें कैपिटल गुड्स की ज़रूरत थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो था वो इतना था नहीं, और सेकेंड फेवरियर प्लान में यह चीज़ को ध्यान में रखते हुए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को बहुत ही महत्व दिया गया, और इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी पॉलिसी के तहत हमारे PSUs कार्यरत किए गए हैं। मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ड्यू टू लैक ऑफ या विलिंग टू वर्क, इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ 1991 के रिफॉर्म तक ये जो बहुत ही वाइटल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे वे अब इनएफिशिएंट बन गए, लो प्रोडक्टिव वाले बन गए,
और वे हाई कॉस्ट से चल रहे थे, यानी कि उनकी लागत जो थी वो भी बढ़ रही थी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी भी एक प्रकार से पुरानी होती जा रही थी और एक्सपेंशन जो है वो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ अब पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे 1991 के आर्थिक सुधार से शुरू हुआ। अब अगर कोविड की बात करें तो यहाँ कोविड के समय सरकार एक बहुत ही अच्छा मॉडल लेकर आई है, जो मॉडल कहता है कि देखिए अब दो प्रकार के पीएसयू होंगे, एक होगा स्ट्रेटेजिक, एक हो गए नॉन स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में कई सारे ऐसे जो है सेक्टर्स डाले गए, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है, उनको स्ट्रेटेजिक में रखा गया, और अन्य जो बाकी सेक्टर है उनको नॉन स्ट्रेटेजिक कहा गया। देखिए स्ट्रेटेजिक में कुल 18 सेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड। जिन दो चार के नाम मैंने लिए वैसे 18 सेक्टर्स है जिनको आइडेंटिफाई किया गया, मगर यहाँ एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि यह 18 सेक्टर्स में दोनों की हाजिरी होगी, पब्लिक एंटरप्राइज भी होंगे और प्राइवेट एंटिटीज भी होंगी, यानी कि द स्ट्रेटेजिक सेक्टर विल बी को एग्जिस्टेड बाई प्राइवेट एंड पब्लिक। मगर यहाँ एक और छोटी शर्त है, कहा गया है कि पीएसयू में मिनिमम एक यूनिट होना चाहिए और मैक्सिमम 4 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह 18 सेक्टर्स में से मैक्सिमम गवर्नमेंट के हाथ में 4 कंपनी रह सकती है और मिनिमम एक गवर्नमेंट को रखना ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि पीएसयू जो है वो संपूर्णतः खत्म नहीं होंगे, मगर एक पीएसयू तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, और नंबर ऑफ पीएसयूज स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 से कभी बढ़ नहीं सकते। अन्य जो मालिकी है वो सारी प्राइवेट सेक्टर की रहेगी, ये छोटे छोटे यहाँ प्रावधान ऐसे रखे गए हैं। रही बात नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की, कोई टेक्निकलिटी नहीं, मात्र और मात्र उसको प्राइवेटाइज करने की ही बात है। जो प्राइवेट प्लेयर, जो इंटरेस्टेड प्राइवेट इन्वेस्टर्स है जो आगे आएंगे, उनको ये यूनिट्स बेचे जाएंगे जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के तहत क्लासीफाई या जो है बाइफर्केट किए गए हैं, ठीक है। तो ये बात रही नए मॉडल की प्राइवेटाइजेशन के। अब आगे देखें तो हमें एफडीआई इन्फ्लुएंस देखना है, क्योंकि काफ़ी सारे समाचार भी आ रहे हैं और अमिड पैंडेमिक भी समाचार आ रहे हैं कि भारत में भले ही पैंडेमिक रहा, भले ही भारत का जीडीपी डाउन रहा, मगर भारत में जो प्रत्यक्ष पूंजी है वो आती रही, उसका जो फ्लो है वो आता रहा। समझेंगे यहाँ से कैसे जो है यह आता रहा। फ्रॉम 2013 एफडीआई स्टार्टेड टू इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज, यस। प्लस ये भी हमें देखना है कि आज दिन की बात करें और कंपैरिजन करें अलग अलग सेक्टर्स में, तो सर्विस सेक्टर हैज़ गॉट मोस्ट एफडीआईज, ठीक है। मगर यहाँ अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को भी एफडीआई मिले हैं, ऐसा नहीं है, रिलेटिवली कम मिले हैं सर्विस सेक्टर से, और 2013 से यह शेयर जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, जैसे यहाँ लिखा गया है। प्लस अगर फर्दर बाइफर्केशन करें, फर्दर क्लासीफाई करें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर तो सही बात है, चलो, मगर उसमें भी क्या नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई फ्लो हुआ है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसका एक रीज़न है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वी आर पुअर। मेक इन इंडिया जैसे जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि अपने आप में भारत में उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हैं, वो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। उनकी यील्ड या उनके रिजल्ट्स हमें, फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें कुछ सालों के बाद मिलना शुरू होंगे, मगर एज ऑफ नाउ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज पुअर, सो ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, लेस एफडीआई इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी मात्र और मात्र 8 इंडस्ट्रीज ही ऐसी है जहां तकरीबन 67% तक, यानी कि ऑलमोस्ट 70% तक एफडीआई जो है वो यहाँ आ गए इन 8 इंडस्ट्रीज में। उसको जानने के लिए एक पाई चार्ट यहाँ मैंने लिया है। यह सारे फोटोग्राफ्स, सारे ग्राफ्स, सारे चार्ट्स, टेबल्स, यह सारी चीज़ें हमें सर्वे में से ही उपलब्ध है। देखिए यहाँ अदर्स में 33.1%, तो वो जाने दीजिए, मगर अन्य चीज़ें देखिए, ऑटोमोबाइल है, टेलीकॉम है, मेटलर्जी, नॉन कन्वेंशनल केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रो एंड अदर्स, तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स है या ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां मैक्सिमम एफडीआई फ्लो हुआ है। ऑटोमोबाइल में 16.5%, टेलीकॉम में 13.9%, मेटलर्जी में 12.3%, नॉन कन्वेंशनल 8.1%, केमिकल 6.2%, फूड प्रोसेसिंग 5.3%, एंड एट लास्ट पेट्रो 4.6%. So this is the classification and this is the thing you need to remember for your
examinations, and it can be used in multiple stages. यानी कि आपको प्राथमिक परीक्षा में प्रिलिमिनरी में भी यूजफुल है माहिती, मेंस में भी यूजफुल है, और आपके इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये माहितियां सारी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखें तो हमें कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज की बात करनी है, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज को यहाँ लिया गया है सरकार के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे में, और उनके ऊपर चर्चा की गई है हमारे सामने। उसमें से प्रथम है स्टील। देखेंगे अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व में सबसे बड़ा दूसरा क्रूड स्टील का उत्पादक है, और वहीं विश्व में सबसे बड़ा दूसरा क्रूड स्टील का उपभोक्ता भी है, यानी कि उसका वपराशकर्ता भी है, कंज्यूमर भी है। दोनों में भारत सेकंड पायदान पर है। 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी को इनिशिएट किया गया, जिसके तहत कुछ टारगेट सेट किए गए हैं। 3 टारगेट कुल सेट किए गए हैं, एक के बाद एक हम लोग उसको देखेंगे। टू रीच क्रूड स्टील कैपेसिटी ऑफ 300 मेट्रिक टन, फिनिश्ड क्रूड स्टील कैपेसिटी ऑफ 230 मेट्रिक टन, एंड पर कैपिटा कंजप्शन शुड बी रीच्ड टू 158 kg up to 2030-31. So these are some targets which are set to boost the entire steel sector, to boost the production of steel sector. फिर अगर अन्य कदमों की बात करें जो कि सरकार के द्वारा लिए जाते हैं ऐसे क्षेत्रवार उनको प्रोत्साहित करने के लिए, तो यहाँ स्टील के संदर्भ में भी लिए गए हैं। सबसे प्रथम तो है स्टील को प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक के साथ जोड़ा गया, यानी कि जो स्टील मैन्युफैक्चरर है, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा उतना इंसेंटिव ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा उसको मिला जाएगा, यानी कि एक प्रकार से प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए यह स्कीम है। दूसरा अवेलेबिलिटी टू एमएसएमई, यानी कि जो डोमेस्टिक स्टील जो उत्पन्न हो रहा है भारत में, जिसका उत्पादन हो रहा है, वो एमएसएमई तक पहुँचे। तो यहाँ एमएसएमई के लिए भी अच्छा रहेगा, उनको भी दाम में मिलेगा, और यहाँ मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही में इंपोर्ट जो है स्टील का वो भी बहुत ही कम रहेगा। प्लस गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यस, गवर्नमेंट ने भी ये सार्वजनिक कर दिया कि भाई अब से सरकारी कामकाज के लिए जो स्टील की ज़रूरत रहेगी वो सारा स्टील प्रेफरेंशियल जो है तरीके से डोमेस्टिक स्टील को ही चुना जाएगा। अन्यथा क्या होता था आज दिन तक कि कुछ स्टील इंपोर्ट किया जाता था, ऐसा कोई जो है कोई एक स्पेसिफिक परिमाण नहीं था, सरकार जो है वो कहीं पर से भी प्रोक्यूर कर सकती थी। मगर यहाँ अब सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए कि भाई अब सरकारी कामकाज के लिए स्टील जो है वो बाहर से नहीं आएगा, वो हम लोग यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही बूस्ट करने के लिए यहाँ से ही खरीदी करेंगे। और आखिरी में प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो बड़े देश है या जो एग्रेसिव देश है, चाहे चीन है, तो ये दूसरे देशों के इंडस्ट्री को हानि करने के लिए अपनी उत्पाद जो है वो बहुत ही कम दाम में बेचते हैं, ठीक है। वे अपने आप में नुकसान करते हैं, मगर दूसरे देशों में वो बेचते हैं। तो होता क्या है कि इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर हानि होती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाने का भी इशारा कर दिया और कहा कि भाई यहाँ एंटी डंपिंग जो है, एंटी डंपिंग पॉलिसी वो भी यहाँ अप्लाई की जाएगी, ताकि बाहर की चीज़ें घरेलू उद्योग को तबाह ना कर पाए, उसको नुकसान ना कर पाए। तो ये बात रही स्टील की। अब आगे देखें तो कोल, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। भले ही क्लीन एनर्जी नहीं है, मगर आज दिन तक हमारी अधिकांश जो ऊर्जा मांग है उसकी आपूर्ति करता यह सेक्टर है। 55% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड, यस, इट इज सेटिस्फाइड बाय कोल। अगर डिमांड सप्लाई देखें तो हम लोग 2 स्रोत से कोल को प्राप्त करते हैं, एक है डोमेस्टिक और दूसरा है इंपोर्ट करके। तो अभी यहाँ सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चलो ठीक है, ये 2 सोर्स है, समझ लिया, मगर इनमें से कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है, कौन सा सोर्स सबसे कम आपूर्ति करता है? क्या हम लोग इंपोर्ट से जो कोल आया है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं हमारी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, या जो घरेलू प्रोडक्शन है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसका उपयोग करते हैं? उसको देखने के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा चार्ट इकोनॉमिक सर्वे ने हमें दिया है। 2 फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे। देखिए, यह जो आपको ग्रेस लाइन दिख रही है वो डिमांड की लाइन है। वो बता रही है कि इतने मेट्रिक टन समय, इतने मिलियन टन समय यहाँ कोल चाहिए। अब 1920 की अगर बात करें तो दोनों वर्ष में देखिए आप
जो ब्लूइश शेड है वो डोमेस्टिक डिमांड का है, और वहीं जो ऑरेंज है वो है इंपोर्ट का। तो आप दोनों में देख सकते हैं कि वी आर इंपोर्टिंग लेस एंड वी आर यूजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन मोर। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। अगर यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा होता तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज उतने तेजी से डिप्लीट होते, खत्म होते, मगर यहाँ वी आर रिलाइंग हैवीली ऑन अवर डोमेस्टिक सोर्सेज रादर देन ऑन इंपोर्ट। तो ये यहाँ से हमें जो है चीज़ें याद रखनी होगी। ठीक है, फिर आगे देखें तो हमें एमएसएमई के बारे में देखना है। एमएसएमई जो अपने आप में बहुत ही अच्छा सेक्टर है भारत के लिए, और भारत की इकोनॉमी में इसका बहुत ही अहम योगदान है। देखिए कैसे है। टोटल नंबर ऑफ एमएसएमई की बात करें तो भारत में तकरीबन 6 करोड़ एमएसएमई आज मौजूद है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कद के जो व्यवसाय है उसे इन शॉर्ट एमएसएमई कहा जाता है। बहुत ही अहम हमारा बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का। कंट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कुल 11 करोड़ लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 30% का कंट्रीब्यूशन अकेला एमएसएमई दे रहा है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये इतना सारा कंट्रीब्यूशन हमें एमएसएमई के द्वारा अर्थतंत्र में मिलता है। अब थोड़े दिनों पहले एमएसएमई की जो परिभाषा है उनको चेंज किया गया, उनमें कुछ फेरफार किए गए जो हमारे प्रिलिमिनरी व मेंस के लिए थोड़े महत्वपूर्ण है। यहाँ मैंने आपके लिए रखे हैं। यह अर्लियर क्लासिफिकेशन था, यह नया क्राइटेरिया है। पहले अर्लियर की बात करें तो देखिए 2 क्लासिफिकेशन थे, एक था मैन्युफैक्चरिंग, एक था सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें माइक्रो लेस देन 25 लाख इन्वेस्टमेंट, स्मॉल को 25 to 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाले जो व्यवसाय है उसे जो है स्मॉल एंटरप्राइज कहते थे, और मीडियम यानी कि ग्रेटर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसे मीडियम माना जाता था मैन्युफैक्चरिंग में। सर्विस में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लाख को माइक्रो, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10 लाख एंड लेस देन 2 करोड़ को स्मॉल, एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 2 करोड़ एंड स्मॉलर देन 5 करोड़ को यहाँ मीडियम कहा जाता था। मगर अब परिभाषाएं बदल गई है, मात्र एक ही क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, बोथ आर इंक्लूडेड। माइक्रो में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, ऐसे व्यवसायों को यहाँ माइक्रो कहा गया। इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 50 करोड़ विल बी टर्म्ड एज अ स्मॉल enterprises, and investment greater than 10 crore and less than 20 crore and turnover greater than 50 crore and less than 100 crore will be termed as a medium enterprise. So ये changed definition है। यह जो सारी conditions है वो हमें यहाँ याद रखनी होगी, वो हमें रटनी होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर एक चैंपियन ऑनलाइन करके प्लेटफॉर्म है जो कि सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि आमतौर पे सरकार देख रही थी कि भाई जो एमएसएमई है वो कई सारे मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे सेक्टर में है, तो यहाँ उनके ग्रीवेंस के लिए उनको दर दर भटकना होगा या भटकना पड़ता है, और वो एक टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जिसे चैंपियन ऑनलाइन पोर्टल कहते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, लॉन्च टू हेल्प एंड हैंडहोल्ड एमएसएमई, यानी कि जो एमएसएमई का जो ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन पोर्टल तक पहुंचाने का काम ये सब पोर्टल करेगा, एंड टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एमएसएमईज। यस, इसके साथ ग्रीवेंस रिड्यूसल के साथ इसका एक और उद्देश्य है, और वो है कि टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एमएसएमईज। एमएसएमईज में भी जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर वाले एमएसएमईज है उनको यहाँ फिल्टर करना है, और उनको सरकार और ज़्यादा प्रोत्साहन देगी, ऐसी यहाँ योजना है। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है, ये भी महत्वपूर्ण है। चैंपियन ऑनलाइन पोर्टल प्रिलिमिनरी में भी पूछा जा सकता है, मेन परीक्षा में भी हम लोग किसी भी आंसर के लेखन में इसका रेफरेंस अवश्य दे सकते हैं। फिर टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, ये भी एक अहम बिंदु है, अहम सेक्टर है भारत का। 2% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जीवीए यानी कि नेशनल इनकम में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा जो नेशनल इनकम जनरेट होती है, अगर उसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल्स का शेयर देखें तो वो तकरीबन 11% है, यानी कि 10% से अधिक। प्लस
India is the sixth largest exporter of textile and apparels. Yes, we are sixth largest behind Vietnam, China, Germany, Italy. इनके बाद हमारा यहाँ क्रम है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 10.5 करोड़, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एग्रीकल्चर, तो ये यहाँ हमें याद रखना है। प्लस स्टेप्स टेकन की बात करें गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तो कुल 3 है। सबसे प्रथम अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, यानी कि इस स्कीम से मॉडर्नाइजेशन की बात है। जो टेक्सटाइल एंड अपैरल्स जो प्लांट एंड मशीनरी है जो आज बहुत ही एजेड हो गई है, पुरानी हो गई है, उनको यहाँ बदलने की बात है, उनको अपग्रेड व मॉडर्नाइज करने की बात है। सरकार इसमें मदद करेगी प्राइवेट एंटिटीज को। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, यानी कि SITP, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क, सारी चीज़ें वहाँ, क्योंकि आमतौर पे आज रॉ मटेरियल व इंटरमीडिएट गुड्स व फिनिश्ड गुड्स अलग अलग जगहों पर बनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का खर्च भी उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लग जाता है, यानी कि अपने आप में चीज़ की लागत ज़्यादा हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को कम करने के लिए यहाँ स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड पार्क्स लॉन्च किया गया एंड टिल डेट 23 पार्क्स आर ऑपरेशनल ऑलरेडी। ठीक है, इनमें से 23 पार्क्स जो है वो आज कार्यरत भी है। और आखिरी में समर्थ नामक स्कीम है जो अपने आप में कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगी, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का भी कार्य करेगी। जो ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल सेक्टर के जो कर्मचारी है उनका, नहीं कि बिन संगठित, नहीं कि अनऑर्गेनाइज। तो यह कुल 3 स्कीम है जो अपने आप में टेक्सटाइल एंड अपैरल्स के सेक्टर को बूस्ट करेगी, उसको प्रोत्साहित करेगी। फिर आगे देखें तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स देखनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, प्रथम मुद्दा इंडस्ट्री का यहाँ संपूर्ण हुआ। अब यहाँ से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे और इसमें भी प्रथम बिंदु स्कीम्स देखेंगे और उसमें भी प्रथम स्कीम यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देखेंगे। 5 वर्ष तक यह स्कीम चलने वाली है, जिसकी अवधि यहाँ लिखी है 2020 से 25। इसकी टोटल आउटले है 111 लाख करोड़, यानी कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट। और इसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसकी पूरी सीरीज यहाँ सरकार ने हमारे सामने रखी है। यह कैटेगरीज है, यह सेक्टर्स है और यहाँ फंडिंग की बात कही। कैटेगरीज की बात करें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने की बात है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की बात है, क्लीन एनर्जी देने की बात है, हेल्थ केयर सर्विस को रिवैम्प करने की बात है, रेलवे स्टेशन को अच्छे अद्यतन बनाने की बात है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी कार्यक्षम व अद्यतन बनाने की बात यहाँ की गई है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी है, रोड है, अर्बन है, रेलवे है एंड अदर्स है। दे हैव गिवन वेटेड, आई मीन दे हैव गिवन वेट, डिफरेंट सेक्टर्स हैव गिवन वेट अकॉर्डिंग टू देयर रिलेवेंस। रही बात फंडिंग की, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 39% का फंडिंग मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 40% का और प्राइवेट के द्वारा 21% का जो फंडिंग है वो मिलेगा। इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो फायदा है वो हमें 2 चीज से मिलने वाला है। एक, हमारी GDP में जो है वृद्धि होगी, दूसरा हमारी रोजगारी में भी वृद्धि होगी, एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो अगर हमें विकसित करना है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होंगी, कई सारे अन्य प्रकार के काम होंगे, जो काम अलग अलग प्रदेशों में लोगों को मिलेंगे, रोजगारी बढ़ेगी, जो है उनकी आय बढ़ेगी, गरीबी कम होगी, काफ़ी सारे मल्टी सेक्टोरल इफेक्ट्स हमें यहाँ इस पर्टिकुलर स्कीम के मिल सकते हैं। देखिए यहाँ 2 को तो मैंने यहाँ आपके सामने रखा है। इट विल एनहांस अवर GDP एंड अवर एम्प्लॉयमेंट टू। प्लस उसके बाद एक स्कीम है जिसे वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। समझते हैं, द प्रोजेक्ट्स दैट मेक सेंस इकोनॉमिकली बट डज नॉट हैव फाइनेंशियल बैकअप। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आर्थिक दृष्टि से तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फायदेमंद है, मगर उनको परिपूर्ण करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ पैसे नहीं है। सपोज कोई गांव है और गांव से शहर तक का रोड बनाना है, तो 100% रोड जो है वो अपने आप में इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ही वायबल है, क्योंकि इट विल एनहांस द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द एंटायर विलेज। तो यहाँ अब रोड बनाने के लिए 100, 150, 200 करोड़ की ज़रूरत है, पैसे है नहीं। तो ऐसे में सरकार जो है वो अप्रोच करेगी प्राइवेट इन्वेस्टर्स। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स राजी है उनको सरकार
अप्रोच करेगी और उनको मदद करेगी फंड रेज करने के लिए। और ऐसे कामों में जो सरकार के द्वारा पैसे दिए जाएंगे, सपोज जो हमने एग्जांपल यहाँ लिया कि एक रोड बनानी है, 100 करोड़ की लागत है, 100 करोड़ विलेज से सिटी को कनेक्ट करती है, एक रोड बनानी है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसे कुल 60 करोड़ ही है। अभी 40 करोड़ रुपए देने हैं, सरकार वो 40 करोड़ रुपए देगी, और इस 40 करोड़ को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। पहले तो देखा जाएगा इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है, अगर है तो सरकार यहाँ फंड देगी, और उस फंडिंग को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा गया है। इस स्कीम को रिवैम्प भी कर दिया गया, और आज सब स्कीम 1 और सब स्कीम 2 के तहत 2 बाइफर्केशन भी किए गए। फर्दर बाइफर्केशन में हम नहीं जा सकते, मगर जो कोई ऑप्शनल के विद्यार्थी है उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी गहराई से पढ़नी होगी। यहाँ सामान्य अध्ययन की दृष्टि से यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो ये वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात हुई। अब आगे देखें तो कुछ सेक्टर्स है जिसके तहत हमें देखना है। रोड्स, दे आर एक्चुअली बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। नंबर 1 नेटवर्क की बात करें पूरे विश्व में तो वो यूएस का है, और तकरीबन 66 लाख किलोमीटर लंबा है उसका रोड नेटवर्क। दूसरे पायदान पर भारत है, 63.86 लाख किलोमीटर की लंबाई है, हमारे रोड की लेंथ है, और दूसरे पायदान पर हम है। रोड कंस्ट्रक्टेड पर डे की बात करें तो यहाँ एक टेबल है हमारे सामने जो ईयर और किलोमीटर पर डे की बात करता है। 2012 में मात्र 12 किलोमीटर रोड ही बनते थे पूरे भारत में, जो बहुत ही कम है। भारत अपने आप में बहुत ही विशाल है, तो पूरे भारत में रोड एक्सेसिबिलिटी देने के लिए ये बहुत ही जो है काम बहुत ही कम तेजी से हो रहा है। 2019 में 30 किलोमीटर प्रतिदिन की एवरेज आई, और 2020 में ये एवरेज है 22 किलोमीटर प्रतिदिन। आगे देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन रोडवेज एंड हाईवेज पिछले 5 वर्षों का एनालिसिस करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि इट हैज बीन इंक्रीज्ड ओवर 3 टाइम्स। ठीक है, आज 100 रुपए का फंडिंग हो रहा है 2015 में, तो 2020 में वही फंडिंग 300 रुपए तक का हो गया। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, और ये हमें फर्दर हमारी रोड डेंसिटी को भी बढ़ाने के लिए मददरूप साबित होंगे, क्योंकि फंडिंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो यहाँ नंबर ऑफ रोड्स जो है वो प्रतिदिन ज़्यादा बनेंगे, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज रोड डेंसिटी। ये बात रही रोड्स की। अब दूसरा सेक्टर है सिविल एविएशन का। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सेक्टर है। भारत तीसरा लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन रखता है। डोमेस्टिक एविएशन की बात है, नॉट इंटरनेशनल बट डोमेस्टिकली 3rd लार्जेस्ट। 2 स्कीम भी यहाँ शुरू हुई थी अमिड कोविड। सबसे प्रथम थी वंदे भारत स्कीम जो मई 2020 में शुरू हुई, और दूसरी थी प्रोजेक्ट रीच। वंदे भारत मिशन के तहत those who were stranded in different parts of the world were evacuated. The Indian citizens who were stranded यानी कि जो भारतीय नागरिक विश्व के अलग अलग भागों में फंस गए थे ड्यू टू दिस पेंडेमिक, या आप कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए यह वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था। और दूसरा है प्रोजेक्ट रीच, जिसमें एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो कंज्यूमर्स को कांटेक्ट करेगी, और उनके जो कार्गो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो ग्रीवेंस है, या जो पूरी प्रोसीजर है उसको स्पीडी करने की ग्रीवेंस है, तो उसको सोल्व करने की जो है ट्राई करेगी। उसका नाम है प्रोजेक्ट रिच। और कई सारे ऐसे अलग अलग छोटी छोटी स्कीम्स है जो हमें यहाँ सिविल एविएशन के इस सेक्टर में देखने को मिलती है, मगर ये 2 थोड़ी मुख्य थी। अब तीसरा और आखिरी आज का जो है वो है पोर्ट एंड शिपिंग। बैकबोन ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, बैकबोन ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि लगभग जैसे यहाँ लिखा गया है 90 से 95% तक वैश्विक जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स होती है वो मात्र और मात्र समुद्र के रास्ते ही होती है, यानी कि शिपिंग से ही होती है। अराउंड 95% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपोर्टेड बाय सी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स की बात करें तो 2014 में इट वाज 71.52 मेट्रिक टन पर ईयर पर एनम या एनुअल, एंड मार्च 2020 में तकरीबन 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ कैपेसिटी में मेजर पोर्ट्स की, एंड इट बिकेम 1534.91 मिलियन टन्स पर एनम।
फिर कुछ कदमों की बात करें अगर, तो यहाँ सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की गई है जो कि सागरमाला के नाम से हम उसे जानते हैं और बहुत ही चर्चा में भी है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, कुल सरकार ने क्या किया कि 500 से अधिक प्रोजेक्ट्स को यहाँ आइडेंटिफाई किया अंडर 4 पिलर्स विच आर मेंशन्ड हियर। द फर्स्ट पिलर इज मॉडर्नाइज्ड प्रोजेक्ट, सेकंड इज पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थर्ड इज पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एंड द फोर्थ इज कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो नंबर आप देख रहे हैं वो नंबर प्रोजेक्ट नंबर है विच विल बी ओवर 500। मॉडर्नाइज प्रोजेक्ट के 211 प्रोजेक्ट है, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कुल 32 प्रोजेक्ट है, पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के कुल 200 है और कोस्टल कम्युनिटी के कुल 62 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ, जो कि आज सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और अल्टीमेटली पोर्ट्स कनेक्टिविटी को और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रही है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आज हमें इस चैप्टर के तहत देखनी थी। अलग अलग क्लासिफिकेशन के तहत हमने पूरे चैप्टर को देखने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के अगले यानी कि 19वें लेक्चर में, जो सेकंड लास्ट होगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।